आइए एक बेहद रोमांचक सफर पर चलते हैं, अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों से लेकर हमारी जमीन की सतह तक। जरा सोचिए, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप को आकार देने वाली वो विशाल वायुमंडलीय शक्तियां कितनी भव्य और रहस्यमयी हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी सिनेमैटिक यात्रा पर चलेंगे जो इन सभी भौगोलिक और वैज्ञानिक तथ्यों को गहराई से आपके सामने रखेगी। अब आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। मंगलवार को जो अचानक से तेज बारिश हो जाती है और दूसरी तरफ हमारे हिमालय की चोटियों पर जो हमेशा बर्फ जमी रहती है, आखिर इन दोनों के बीच सबसे बुनियादी फर्क क्या है? खैर, इस ब्रह्मांडीय विज्ञान को समझने के लिए हमें कुछ बुनियादी बातों को साफ करना होगा। आम बोलचाल में हम मौसम और जलवायु को अक्सर एक ही मान लेते हैं, लेकिन विज्ञान की नज़र में इनमें जमीन आसमान का अंतर है। इस अंतर को समझना बहुत आसान है। इसे ऐसे देखिए, मौसम एक क्षणिक स्थिति है, ये महज एक पल की कहानी है। लेकिन दूसरी तरफ जलवायु यानी क्लाइमेट एक बहुत बड़े इलाके की लंबे समय तक चलने वाली एक स्थायी भौगोलिक वास्तविकता है। हम सबने खुद भी महसूस किया है कि मौसम तो एक ही दिन के भीतर तेजी से रंग बदलता है। महज कुछ ही घंटों में एक शहर का नज़ारा पूरी तरह पलट सकता है। सुबह 6 बजे एकदम चटक धूप होती है, दोपहर 1 बजे तक झुलसा देने वाली भयंकर गर्मी, फिर शाम को 6 बजे अचानक आंधी तूफान और रात 11 बजे तक एकदम घना कोहरा। बस हवाओं की यही जो पल पल बदलती प्रकृति है ना, वही असल में मौसम है। लेकिन अगर हमें किसी बड़े इलाके की जलवायु तय करनी हो तो कहानी एकदम बदल जाती है। इसके लिए हमें 1 या 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 31 से 50 सालों का विशाल वायुमंडलीय डेटा जुटाना पड़ता है। दशकों तक तापमान, हवाओं के रुख और बारिश की प्रवृत्तियों को मापने और उनका औसत निकालने के बाद ही उस क्षेत्र की जलवायु निर्धारित हो पाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले अहम पड़ाव की ओर, भारतीय जलवायु विज्ञान यानी आसमान का विज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के इतने बड़े आसमान में होने वाली इन शक्तिशाली हलचलों पर नजर कौन रखता है? ये काम है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का। और ये कोई हाल फिलहाल की बात नहीं है। इसकी स्थापना 1875 में ही हो गई थी। आज नई दिल्ली स्थित इसके मुख्यालय से श्री मृत्युंजय महापात्रा के निर्देशन में ये विभाग दशकों से हमारे आसमान का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण कर रहा है। अब आते हैं उस दिलचस्प बात पर कि आखिर भारत की जलवायु इतनी अनोखी क्यों है, जिसे हम उष्णकटिबंधीय मानसूनी कहते हैं। इसके पीछे कोई एक जादू नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष से लेकर धरती की बनावट तक कई शक्तिशाली भौगोलिक कारक एक साथ मिलकर ये जटिल चक्र बनाते हैं। हमारे विश्लेषण का दूसरा भाग है अक्षांशीय विभाजन, 2 अलग-अलग क्षेत्रों की एक अनोखी कहानी। अगर हम अंतरिक्ष से ग्लोब की ओर जूम इन करें तो एक अदृश्य रेखा, कर्क रेखा, हमारे भारत को बिल्कुल सटीकता से 2 हिस्सों में काटती है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मौजूद है। यह सुनिश्चित करती है कि देश का उत्तरी हिस्सा थोड़ा ठंडा और शीतोष्ण रहे, जबकि दक्षिणी आधा हिस्सा उष्णकटिबंधीय गर्मी और नमी से भरा रहे। अब बात करते हैं एक विशाल दीवार की, हमारा तीसरा भाग, हिमालयी ढाल, एक महान जलवायु अवरोधक। सच कहूं तो हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी अभेद्य ढाल है। जरा सोचिए, अगर ये विशाल पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो उत्तर से आने वाली साइबेरिया की जमा देने वाली हवाएं पूरे उत्तर भारत को एक बर्फीले रेगिस्तान में बदल देती। और इतना ही नहीं, यही दीवार दक्षिण पश्चिम से आने वाले मानसूनी बादलों को रोककर उपमहाद्वीप में जीवनदायिनी वर्षा भी करवाती है। इस पूरी प्रक्रिया को एक विशाल वायुमंडलीय मशीन की तरह समझिए। महान मौसम विज्ञानी पी कोटेश्वरम ने बताया था कि जब गर्मियों में तिब्बत का चट्टानी पठार अत्यधिक गर्म हो जाता है तो वहां से हवा तेजी से ऊपर उठती है, फिर ये उच्च वायुमंडल से होते हुए मेडागास्कर के पास नीचे उतरती है। वहां से पूर्वी जेट स्ट्रीम इस हवा को दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में वापस भारत की ओर धकेल देती है। यह प्रकृति का एक अद्भुत वैश्विक चक्र है। चलिए अब इस वृहद नज़ारे से थोड़ा नीचे जमीन पर आते हैं। भाग 4, ऊंचाई और तटीय दूरी का सूक्ष्म भौगोलिक प्रभाव। जमीन के स्तर पर समुद्र से दूरी रोजमर्रा के जीवन में बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। जो आंतरिक इलाके समुद्र से दूर है, वहां मौसम एकदम चरम पर होता है, यानी भयंकर गर्मी और कड़ाके की ठंड। लेकिन तट के किनारे वाले इलाकों में दिन भर समुद्र से आने वाली ठंडी हवाएं
पूरे वर्ष एक सुहावनी और सम जलवायु बनाए रखती हैं। और ऊंचाई का जादू तो देखिए, ऊंचाई अक्सर अक्षांश पर भारी पड़ती है। आगरा और दार्जिलिंग दोनों एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित हैं, फिर भी सर्दियों में दार्जिलिंग बहुत अधिक ठंडा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप समुद्र तल से जितना ऊपर जाएंगे, हर 165 मीटर पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा। अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के सबसे अहम हिस्से पर, भाग 5, महान मानसूनी पवनें, जो सच में हमारे उपमहाद्वीप की सांसें हैं। ये जो मानसून शब्द है ना, इसका इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है। ये अरबी भाषा के शब्द मौसम से निकला है। इसका सीधा सा अर्थ है एक ऐसी सामूहिक पवन जो हर 6 महीने में अपना रास्ता ही पलट ले। 6 महीने समुद्र से जमीन की ओर और 6 महीने जमीन से समुद्र की ओर। लेकिन बात सिर्फ मानसून पर खत्म नहीं होती। सर्दियों में भी तो बारिश होती है, और वो होती है भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं इन चक्रवातों को खींचकर भारत ले आती हैं, जिससे हिमालय में शानदार बर्फबारी होती है और उत्तर पश्चिम के मैदानों में बारिश। भले ही ये शीतकालीन वर्षा भारत की कुल वार्षिक बारिश का महज 3% ही क्यों ना हो, पर इसके प्रभाव को कम मत आंकिए। इन बारिश की बूंदों को रबी की फसलों के लिए सचमुच सुनहरी बूंदें या वरदान माना जाता है। इसी से तापमान तेजी से गिरता है और कृषि जीवन का चक्र सुचारू रूप से चलता है। तो अब अंत में एक बहुत